चलिए खबरों की शुरुआत करें। असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इस पैनल के सदस्य महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, कानूनी सलाहकार कुंतल शर्मा पाठक और पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। यह पैनल राज्य में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून का मसौदा तैयार करेगा। असम सरकार ने इससे पहले बहुविवाह विरोधी कानून बनाने के लिए राज्य की विधायी ताकत की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रूमी फूकन इस समिति के अध्यक्ष थे। समिति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 के प्रावधानों के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 25 और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की जांच की थी। जांच के बाद समिति ने कहा कि सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार है। राज्य सरकार पूरे राज्य से बहुविवाह प्रथा समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता ला सकती है। बहुविवाह प्रथा ऐसी प्रथा है जिसमें एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शादियों में शामिल रहता है। आजादी के बाद भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख समुदाय के लिए इसे गैरकानूनी बना दिया गया। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 5, 11 और 17 के जरिए 2 या 2 से अधिक शादियां अवैध और दंडनीय बना दिया गया है। इसे आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के तहत भी गैरकानूनी बनाया गया है। मगर भारत के इस्लामिक कानून में बहुविवाह की प्रथा को अभी भी कानूनी मान्यता दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 के तहत इसे मान्यता दी गई है। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को एक ही समय में अधिकतम 4 पत्नियां रखने की अनुमति है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली में 9-10 सितंबर को होने वाली G20 की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग को नियुक्त किया गया है। चीनी घोषणा से पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के लिए खेद प्रकट कर चुके हैं। उनके स्थान पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और मैक्सिकन अर्थव्यवस्था मंत्री रकेल ब्यूनरोस्त्रो सांचेज भाग लेंगे। G20 साल 1999 में यूरोपियन यूनियन और 19 देशों से मिलकर बना एक अनौपचारिक समूह है। इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं। अभी रिवाज यह है कि G20 शिखर सम्मेलन के मंच पर सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएं इस पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता को ट्रोइका से समर्थन मिलता है। ट्रोइका पिछला, वर्तमान और आगामी अध्यक्षों का समूह है। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में पूर्व अध्यक्ष इंडोनेशिया, वर्तमान अध्यक्ष भारत और आगामी 2024 का अध्यक्ष ब्राजील शामिल हैं। G20 सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का तकरीबन 75% और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है और नए बैच की शुरुआत 11 सितंबर 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इस कोर्स में इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 में एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में और जानकारी के लिए और एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बीते दिनों टाइफून हाईकुई ने ताइवान के सुदूर दक्षिण पूर्व के इलाके में दस्तक दी। हाईकुई 4 साल में सीधे ताइवान से टकराने वाला पहला तूफान है। इसकी चपेट में आने से ताइवान में बड़े पैमाने पर बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। टाइफून ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। यह प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग, जापान, चीन, फिलीपींस आदि के तटों पर पाए जाते हैं।
जब यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटों के पास आते हैं तो इसे विली विलीज कहते हैं। वहीं उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में इस प्रकार के तूफानों को हरिकेन कहते हैं, जबकि मैक्सिको की खाड़ी में इसे टॉर्नेडो और हिंद महासागर में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। टाइफून या साइक्लोन समुद्र की सतह पर बनने वाली एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समुद्र के गर्म सतह के ऊपर विकसित होती है। सतह गर्म होने से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जैसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं, सतह पर कम दबाव वाले क्षेत्र का विकास होता है। उधर ऊपर उठी हवाएं जब ठंडी होती हैं, तब हवा में मौजूद आर्द्रता से जलवाष्प बनता है। जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाता है और फिर इससे बारिश होती है। गर्म समुद्र साइक्लोन के विकास और मजबूती के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन बनने के लिए कुछ दशाओं का होना जरूरी है। ये दशाएं हैं समुद्र की सतह का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना, पर्याप्त कोरियोलिस फोर्स की मौजूदगी, वायुमंडलीय अस्थिरता, क्षोभ मंडल के निचले स्तरों में अधिक आर्द्रता का होना और जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति इत्यादि। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशों के मुताबिक हर इलाके के देश चक्रवातों को नाम देते हैं। इसी के तहत IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक मानक प्रक्रिया अपनाने के बाद उत्तरी हिंद महासागर इलाके में बनने वाले चक्रवातों को नाम देता है। IMD भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है। यह दुनिया के 6 RSMCs यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में से एक है। इसे मौसम पर सलाह जारी करने और उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने का अधिकार है। उधर भारतीय सेना के लिए नया थल सेना भवन बनाया जा रहा है। इस भवन की खासियत है कि इसे ग्रेह 4 यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट नॉर्म्स के अनुरूप बनाया जा रहा है। साथ ही इस भवन को भूकंप प्रतिरोधी भी बनाया जा रहा है। इस भवन का डिजाइन तकरीबन 100 सालों की आयु के लिए किया गया है। 2025 के मई-जून तक इस भवन के तैयार होने की संभावना है। यह भवन कॉम्प्लेक्स करीब 5600 कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइंड है। एक बार तैयार हो जाने के बाद यह कॉम्प्लेक्स भारतीय सेना मुख्यालय को साथ लाएगा। वर्तमान में भारतीय सेना का मुख्यालय दिल्ली भर में साउथ ब्लॉक, सेना भवन, हटमेंट्स एरिया, RK पुरम और शंकर विहार जैसे 8 इलाकों में फैला है। वहीं गृह भारत में हरित भवनों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। इसे हरित भवनों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में सबसे पहले 2007 में अपनाया गया था। इसे टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की साझेदारी से विकसित किया गया है। गृह हरित इमारतों को डिजाइन करने में मदद करता है। साथ ही यह इमारतों की हरियाली का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है। यह किसी इमारत के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन का समग्र रूप से मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के दौरान भवन को 1 से 5 तक रेटिंग दी जाती है। अंतिम रेटिंग अंतिम मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। अंतिम रेटिंग 5 सालों के लिए वैध होती है। इस रेटिंग में कुल 4 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पैरामीटर्स हैं साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग, कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्डिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और इनोवेशन पॉइंट्स। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल केंद्र सरकार को बहुविवाह विरोधी कानून बनाने की अनुमति देता है। भारत के किसी भी कानून में बहुविवाह की प्रथा को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारत में बहुविवाह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के तहत गैरकानूनी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आक्रामक विदेशी प्रजातियां जैव विविधता के विकास में अहम किरदार निभाते हैं। G20 साल 1999 में यूरोपियन यूनियन और 19 देशों से मिलकर बना एक अनौपचारिक समूह है और इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 12 मिलियन लड़कियां बाल विवाह की शिकार हो जाती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे और उनका सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी लोहाने, जया वर्मा सिन्हा, प्रकाश श्रीवास्तव या फिर माधवी पुरी बुच। सही जवाब है विकल्प बी यानी जया वर्मा सिन्हा। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लाइमेट फुटबॉल कप का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पैनल का गठन रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है। डॉक्टर R रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं है। सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही हैं। क्लाइमेट फुटबॉल कप का आयोजन लद्दाख के लेह में किया जा रहा है, न कि पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा बाकी सभी कथन सही हैं। आसियान की 43वीं बैठक 5 से 7 सितंबर के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की जाएगी। ये बैठक ऐसे वक्त में आयोजित की जा रही है जब दक्षिण चीन सागर में विवाद गहराया हुआ है। दरअसल चीन ने हाल ही में एक मैप जारी किया था जिस पर आसियान के कुछ सदस्य देशों की आपत्ति है। इस बैठक में डिजिटल एंड ग्रीन इकोनॉमीज के मुद्दे पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। आसियान यानी द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का गठन 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। इसका गठन आसियान घोषणा या फिर बैंकॉक घोषणा के जरिए हुआ था। आसियान के संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। वर्तमान में आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। आसियान का सचिवालय जकार्ता में है। आपको बता दें कि तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें सदस्य के तौर पर शामिल करने को लेकर मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सदस्य बनने में इसे वक्त लगेगा। फ्रांस ने स्कूल्स में महिला विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाली अबाया ड्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अबाया एक ढीले ड्रेस के लिए यूज किया जाने वाला अरबी शब्द है। ये रोब ड्रेस की तरह होता है। अबाया बुर्का से अलग ड्रेस होता है। बुर्का पूरे शरीर को कवर करता है, उसमें केवल आंखें दिखाई देती हैं। फ्रांस के शिक्षा मंत्री का कहना है कि क्लास में किसी को देखकर ही ये अंदाजा नहीं लगना चाहिए कि वे किस धर्म को मानते हैं। क्लासरूम्स धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए। फ्रांस में ये प्रतिबंध लेइसिते के तहत लगाया गया है। फ्रांस के मुताबिक अबाया का पहना जाना लेइसिते सिद्धांत का उल्लंघन करता है। लेइसिते फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है। लेइसिते 19वीं शताब्दी में कॉइन किया गया एक फ्रेंच वर्ड है। इसमें चर्च को राज्य से बिल्कुल अलग माना जाता है। इसमें धार्मिक मूल्यों को राज्य की प्रणाली से पूरी तरह खत्म किया जाता है। साथ ही धार्मिक मूल्यों को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से रिप्लेस किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य शामिल हैं। लेइसिते का मुख्य मकसद लोगों में सहिष्णुता की भावना का विकास करना है। भारत में धर्मनिरपेक्षता से मतलब है कि राज्य यानी देश का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की इजाजत होती है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 11 सितंबर 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इस कोर्स में इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस वगैरह भी शामिल है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बीते दिनों INS दिल्ली 2 दिनों की श्रीलंका यात्रा पर था। INS दिल्ली भारतीय नेवी द्वारा तैयार पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस दौरान आरोग्य मैत्री पहल के तहत श्रीलंका को आरोग्य मैत्री क्यूब मुहैया कराए गए हैं। इन क्यूब्स को प्रोजेक्ट भीष्म के तहत तैयार किया गया है। आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारत अपने मित्र देशों को जरूरी मेडिकल सप्लाई करता है। प्रोजेक्ट भीष्म से मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। दरअसल आरोग्य मैत्री क्यूब से भारत ने दुनिया का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल लॉन्च किया है, जिसे इन 72 क्यूब्स के जरिए तैयार किया जा सकता है। इन क्यूब्स में मेडिकल से जुड़े सभी जरूरी इक्विपमेंट जैसे ऑपरेशन थिएटर, मिनी ICU, वेंटिलेटर्स, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट, कुकिंग स्टेशंस, एक्सरे मशीन आदि मौजूद है। किसी भी डिजास्टर की स्थिति में या इमरजेंसी की स्थिति में इस हॉस्पिटल को बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। प्रोजेक्ट भीष्म की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल की गई थी। भारत ने जल जीवन मिशन में एक नया माइलस्टोन क्रॉस किया है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक भारत ने 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन मुहैया कराया है। यह आंकड़ा भारत ने महज 4 सालों में छुआ। गौरतलब है कि साल 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इसके तहत साल 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन के जरिए जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया था। मिशन की लॉन्चिंग के वक्त केवल 3 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के जरिए पानी पहुंचता था।
इस मिशन में ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मकसदों को भी शामिल किया गया है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट से मतलब है अपशिष्ट जल का प्रबंधन और रीयूज। पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका मुख्य मकसद है। मिशन के प्रभावों की बात करें तो इससे बाल मृत्यु दर और डायरिया से होने वाली मौतों में कमी आई है। आपको बता दें कि सतत विकास लक्ष्य 6 में सभी के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही गई है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरोग्य मैत्री पहल का मकसद भारत को दवा निर्माण का वैश्विक हब बनाना है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत दुनिया का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल श्रीलंका ने तैयार किया है। आईएनएस दिल्ली एक मिसाइल विध्वंसक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO द्वारा गुजरात घोषणा संबंधित है टीबी उन्मूलन से, मलेरिया के टीके से, गैर संचारी रोगों से या फिर परंपरागत दवाओं से। अब आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, बहुविवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व केवल केंद्र सरकार को बहुविवाह विरोधी कानून बनाने की अनुमति देता है। भारत के किसी भी कानून में बहुविवाह की प्रथा को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारत में बहुविवाह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की धारा 494 के तहत गैर कानूनी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आक्रामक विदेशी प्रजातियां जैव विविधता के विकास में अहम किरदार निभाती हैं। G20 साल 1999 में यूरोपियन यूनियन और 19 देशों से मिलकर बना एक अनौपचारिक समूह है और इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 12 मिलियन लड़कियां बाल विवाह की शिकार हो जाती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही नहीं है। देश की पहली सोलर सिटी का शुभारंभ आज यानी 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में किया गया। देश की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश के सांची में तैयार की गई है। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। सोलर सिटी बनने से यहां पर सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही हर साल तकरीबन 7 करोड़ रुपयों की बचत होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर राज्य में साल 2070 तक एक सोलर सिटी डेवलप करने का लक्ष्य रखा है। सोलर सिटी के तहत सांची में शासकीय और घरेलू भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। साथ ही सांची के निवासियों में सौर उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्व है। यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन बुद्ध के जीवन से नहीं। यह महात्मा बुद्ध से कहीं अधिक अशोक के जीवन से संबंधित है। सम्राट अशोक ने यहाँ पहला स्तूप और कई स्तंभों का निर्माण कराया था। सांची के स्तूपों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। यहाँ महास्तूप स्थित है। मैक्सिको के माया ट्रेन प्रोजेक्ट को ट्रिब्यूनल फॉर द राइट्स ऑफ नेचर ने क्राइम ऑफ इकोसाइड करार दिया है। इसे मेगा प्रोजेक्ट ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है। माया ट्रेन प्रोजेक्ट में 1525 किलोमीटर लंबा ट्रेन रूट है। इसमें कैरेबियन टूरिस्ट्स को ऐतिहासिक माया साइट से जोड़ा गया है। इसमें तकरीबन $20 बिलियन का खर्च हुआ है। इकोसाइड एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है किलिंग वंस होम। इन किलिंग्स में ऐसे सभी प्रोजेक्ट शामिल होते हैं जिनसे मरीन लाइफ को खतरा हो या फिर स्थानीय आजीविका को नुकसान पहुंचे। इसमें डिफॉरेस्टेशन यानी निर्वनीकरण, गैर विधिक सैंड माइनिंग और अनट्रीटेड सीवेज के जरिए नदियों में होने वाले प्रदूषण को शामिल किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इकोसाइड में एनवायरमेंटल क्राइम्स को रखा जाता है। साल 1970 में बायोलॉजिस्ट आर्थर गेलस्टोन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरणीय विनाश को जेनोसाइड यानी नरसंहार से जोड़ा। नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। लंबे वक्त से लोग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इकोसाइड को भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में आईसीसी की रोम संधि में 4 तरह के अपराधों को मान्यता दी गई है। इसमें जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स ऑफ एग्रेशन शामिल है। इसमें केवल वॉर क्राइम्स के प्रावधान ही किसी अपराधी को पर्यावरणीय नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। वैश्विक स्तर पर लोगों की मांग है कि इस संधि को संशोधित किया जाए और प्रकृति के खिलाफ होने वाले अपराधों को
उसी स्तर से ट्रीट किया जाए जैसा लोगों के प्रति होने वाले अपराधों के समय किया जाता है। आपको बता दें कि इकोसाइड को 11 देशों में अपराध माना गया है। तकरीबन 27 ऐसे देश हैं जो पर्यावरणीय अपराधों के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना, स्टडी IQ-IS हिंदी की टीम ने P2I बैच लॉन्च किया है। नए बैच की शुरुआत 11 सितंबर 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी होगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। IBPES यानी द इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल जारी की है। इसे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के नुकसान के लिए 5 प्रत्यक्ष कारकों में से एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज यानी आक्रामक प्रजातियां हैं। अन्य कारकों में लैंड एंड सी यूज चेंज, जीवों का शोषण, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मानवीय गतिविधियों की वजह से दुनिया भर में तकरीबन 37,000 एलियन स्पीशीज इजाद हुई हैं। इनमें से 3500 स्पीशीज ऐसी हैं जो वैश्विक स्तर पर पौधों और जानवरों के 60% विलुप्ति का कारण है। गौरतलब है कि वाटर हायसिंथ या जलकुंभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा फैलने वाली इन्वेसिव स्पीशीज है। लेंटाना पौधा दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फैली हुई इन्वेसिव स्पीशीज है। इस मामले में ब्लैक रेट का नंबर तीसरा है। IBPES एक स्वतंत्र अंतर सरकारी एजेंसी है जिसे जैव विविधता और इकोसिस्टम में वैज्ञानिक नीतियों के इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है। इन्वेसिव स्पीशीज किसी भी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकती हैं। ये पौधा, फंगस, कीट, मछली, एम्फीबियन, बैक्टीरिया, अंडे कुछ भी हो सकते हैं। ये स्पीशीज पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें इन्वेजिव का लेवल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। साथ ही इनमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। हमेशा यह जरूरी नहीं है कि इन्वेसिव स्पीशीज किसी दूसरे देश से आए हों, ये स्थानिक भी हो सकते हैं, लेकिन अन्य स्पीशीज के साथ इतना गला काट कॉम्पिटिशन करते हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पाते। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने ब्लैक सी ग्रेन डील को जल्द शुरू होने का दावा किया है। यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद आया है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि डील तब तक रिस्टोर नहीं होगी जब तक पश्चिमी देश रूस की शर्तें नहीं मान लेते। जुलाई 2023 में रूस ने इस डील को खत्म करने की बात कही थी। तब से ही तुर्की द्वारा इस डील को रिवाइव करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जब से रूस ने इस डील से बाहर निकलने की बात की है, रूस द्वारा यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर कई हमले भी किए गए। गौरतलब है कि ब्लैक सी ग्रेन डील को UN, रूस, तुर्की और यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद जरूरी खाने की वस्तुओं की कीमतें कम रखना, साथ ही अकाल जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे देशों को अनाज मुहैया कराना था। अफ्रीका के वे देश जो सिविल वॉर से जूझ रहे हैं, उन्हें UN खाद्य कार्यक्रम के जरिए अनाज पहुंचाता है। यूक्रेन गेहूं, मक्का समेत सूरजमुखी के फूलों और बीजों का बड़ा निर्यातक है। रूस के आक्रमण से यह सप्लाई बाधित हुई, इसलिए ब्लैक सी ग्रेन डील को लाया गया। इसमें जरूरी कृषि उत्पाद यूक्रेन के कई पोर्ट से निर्यात किए जाते हैं। यूक्रेन के इन पोर्ट्स में चर्नोमोर्स्क, ओडेसा और यूजनी शामिल हैं। इस डील के तहत यूक्रेन के निर्यात विशेष तौर पर खाद्यान्नों को सुरक्षित मैरीटाइम कॉरिडोर मुहैया कराया जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, माया ट्रेन प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? मैक्सिको, ब्राजील या फिर इराक या इटली? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक सी ग्रेन डील में भारत मध्यस्थ की भूमिका में है। ओडेसा पोर्ट रूस में स्थित है। वाटर हाइसिंथ एक इन्वेजिव स्पीशीज है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरोग्य मैत्री पहल का मकसद भारत को दवा निर्माण का वैश्विक हब बनाना है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत दुनिया का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल श्रीलंका ने तैयार किया है। INS दिल्ली एक मिसाइल विध्वंसक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक ही कथन सही है। आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारत अपने मित्र देशों को जरूरी मेडिकल सप्लाई करता है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत दुनिया का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल भारत ने तैयार किया है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, हाल ही में WHO द्वारा गुजरात घोषणा संबंधित है। टीबी उन्मूलन से, मलेरिया के टीके से, गैर संचारी रोगों से या फिर परंपरागत दवाओं को बढ़ावा देने से? सही जवाब है विकल्प डी, परंपरागत दवाओं को बढ़ावा देने से। आसियान की 43वीं बैठक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वीं आसियान इंडिया समिट और 18वीं ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने इंडोनेशिया पहुंचे हैं। इस मौके पर भारत ने तिमोर लेस्ते में एम्बेसी ओपन करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम पिलर है। EAS यानी ईस्ट एशिया समिट रणनीतिक वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक के सभी मुख्य देशों की प्रीमियर फोरम है। इसका गठन साल 2005 में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। EAS ने पूर्वी एशिया के भू राजनैतिक और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसमें आसियान देशों के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA, रूस और भारत शामिल हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। वहीं USA और रूस साल 2011 में आयोजित हुई 6वीं ईस्ट एशिया समिट से शामिल हुए थे। EAS में प्राथमिक तौर पर सहयोग के लिए 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दे, पैंडेमिक डिजीज और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन शामिल हैं। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2015 में UPSC द्वारा पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, भारत निम्नलिखित में से किसका या फिर किनका सदस्य है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन, या फिर भारत इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है। सही जवाब था इसका ऑप्शन बी, यानी भारत ईस्ट एशिया समिट का सदस्य है। INC यानी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ने एक जीरो ड्राफ्ट जारी किया है। दरअसल INC को एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन तैयार करना है। ये ड्राफ्ट नैरोबी में नवंबर 2023 में आयोजित होने वाले तीसरे सेशन से पहले जारी किया गया है। दरअसल वैश्विक स्तर पर 175 देशों के बीच साल 2024 तक प्लास्टिक पॉल्यूशन पर एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट को लेकर सहमति बनी है। ड्राफ्ट को 4 हिस्सों में तैयार किया गया है। पहले हिस्से में एक इंस्ट्रूमेंट के लक्ष्यों को रखा गया है। दूसरे हिस्से में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए प्लास्टिक के लाइफ साइकिल पर चर्चा की गई है। तीसरे हिस्से में प्लास्टिक के सतत उत्पादन और खपत की बात की गई है। वहीं चौथा हिस्सा इस इंस्ट्रूमेंट के लागू करने के प्रावधानों की बात करता है। ड्राफ्ट में साफ किया गया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन की मुख्य जड़ मटेरियल का लाइफ साइकिल है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक हर दिन तकरीबन 2000 ट्रक प्लास्टिक दुनिया के महासागरों, नदियों और झीलों में डंप किया जाता है। हर साल तकरीबन 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट जलीय पारितंत्र में पहुंचता है। बीते दिनों स्विट्जरलैंड स्थित एक रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन ने प्लास्टिक पॉल्यूशन पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक भारत उन 12 देशों में शामिल है जो दुनिया के 52% प्लास्टिक अपशिष्ट के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना ये कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 11 सितंबर 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में DAF का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में इससे हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। UK होराइजन यूरोप साइंस रिसर्च प्रोग्राम को एक बार फिर से ज्वाइन करेगा। ये फैसला प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई डील के बाद किया गया है। ब्रेग्जिट के बाद से ही UK इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहा था, बाहर चला गया था। होराइजन यूरोप यूरोपियन यूनियन का रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए एक फंडिंग प्रोग्राम है। इसका बजट 95.5 बिलियन यूरो है। इसके जरिए
जलवायु परिवर्तन से निपटना और यूरोप को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। इस प्रोग्राम में ईयू की विधिक संस्थाएं और संबंधित देश शामिल हो सकते हैं। यूके द्वारा इस कार्यक्रम को रिज्वाइन करने से यूके की कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को नई तकनीक में शोध करने के लिए फंडिंग हासिल हो सकेगी। आपको बता दें कि जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाता है तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। वहीं ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना है। जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने H2A रॉकेट के जरिए स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को लॉन्च किया है। इस मिशन को जापान ने मून स्नाइपर नाम दिया है। गौरतलब है कि भारत हाल ही में चंद्रमा के ऊपर स्पेसक्राफ्ट लैंड कराने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले ये रिकॉर्ड USA, रूस और चीन के नाम दर्ज था। अगर जापान का ये मिशन सक्सेसफुली लैंड करता है तो जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बन जाएगा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। भारत का मिशन अपनी कम लागत के चलते भी चर्चा में रहा। जापान का मून स्नाइपर एक मामले में बहुत खास है। दरअसल इस मिशन में चंद्रमा पर पिन पॉइंट लैंडिंग की जाएगी। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, इसलिए यहां पर स्पेसक्राफ्ट लैंड कराना वैसे ही मुश्किल होता है। वहीं जापान की स्पेस एजेंसी का दावा है कि उनका स्पेसक्राफ्ट टारगेट से महज 100 मीटर की दूरी पर उतरेगा। अभी तक चंद्रमा पर लैंड हुए स्पेसक्राफ्ट में इतनी सटीकता नहीं रही है। वे अपने टारगेट से काफी दूर लैंड करते हैं। यदि जापान मून स्नाइपर की पिन पॉइंट लैंडिंग कराने में सफल रहता है तो जापान ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न, होराइजन यूरोप संबंधित है। भारत और यूरोप के बीच कूटनीतिक संबंधों से, यूरोप की भू राजनीति से, विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग से, या फिर ब्रेक्सिट के बाद यूके के साथ यूरोपियन यूनियन के राजनीतिक संबंधों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मून स्नाइपर जापान का चंद्रमा से संबंधित मिशन है। मून स्नाइपर मिशन में पिन पॉइंट लैंडिंग की विशेषता है। वर्तमान में 4 देशों के पास चंद्रमा की सतह पर उतरने का रिकॉर्ड है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, माया ट्रेन प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? मैक्सिको, ब्राजील, इराक या फिर इटली? सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक सी ग्रेन डील में भारत मध्यस्थ की भूमिका में है। ओडेसा पोर्ट रूस में स्थित है। वाटर हाइसिंथ एक इन्वेसिव स्पीशीज है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक ही कथन सही है। ब्लैक सी ग्रेन डील में भारत की भूमिका नहीं है। ओडेसा पोर्ट यूक्रेन में स्थित है। CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इंडियन ऑयल सार्डिन मछली का पूरा जीनोम डिकोड किया है। डिकोडेड जीनोम इंडियन ऑयल सार्डिन की बायोलॉजी, इकोलॉजी और इवोल्यूशन को समझने में मददगार साबित होगा। साथ ही इससे संरक्षण के लिए रणनीतियां बनाने में भी मदद मिलेगी। भारतीय उपमहाद्वीप में किसी मरीन फिश स्पीशीज का जीनोम पहली बार डिकोड किया गया है। गौरतलब है कि इंडियन ऑयल सार्डिन का इस्तेमाल मछली खाने वाले बड़ी मात्रा में करते हैं। ये फिश फैटी एसिड का बड़ा स्रोत है जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए अहम है। इसके अलावा ये इकोलॉजिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ये खाद्य श्रृंखला में एक लिंक का काम करती हैं। इनके जीनोम से ये भी पता चलेगा कि जलवायु परिवर्तन को कैसे अडॉप्ट किया गया है। इंडियन ऑयल सार्डिन भारतीय फिशरीज इंडस्ट्री में 10% की हिस्सेदारी रखती है। आपको बता दें कि CMFRI को भारत सरकार ने 3 फरवरी 1947 को कृषि मंत्रालय के तहत गठित किया था। साल 1967 में ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हिस्सा बना था। 8 सितंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस दिन की थीम प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज रखी गई है। इस दिन का मकसद लोगों में मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा के लिए साक्षरता की अहमियत को लेकर जागरूकता फैलाना है। साक्षरता को लेकर वैश्विक स्तर पर तमाम प्रयासों के चलते इसमें सतत प्रगति देखने को मिली है। हालांकि 2020 के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 763 मिलियन वयस्कों की पहुंच बेसिक लिटरेसी स्किल्स तक नहीं है। भारत में जनगणना 2011 के मुताबिक 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम है उसे साक्षर माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, उसे साक्षर नहीं माना जाता।
जनगणना 2011 के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 74.04, वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है। केरल को भारत के सबसे साक्षर राज्य का दर्जा हासिल है। जनगणना 2011 बताता है कि केरल में साक्षरता दर 93.91% है। 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। मिजोरम का सरचिप जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है। वहीं मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2023 में यूपीएससी की सीडीएस परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को देखिए। प्रश्न पूछा गया था कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझते हुए पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, उन्हें साक्षर माना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें आगे बढ़ने से पहले क्या है जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 11 सितंबर 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस कोर्स में इंटरव्यू में डैफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई CEC यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी गठित की है। इस गठित कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इसी नाम से पहले से मौजूद एक एडहॉक एक्सपर्ट पैनल को रिप्लेस किया है। यह पैनल सुप्रीम कोर्ट को वन और पर्यावरण के मुद्दों पर मदद मुहैया कराता था। इस पैनल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा TN गोदावरम मामले में गठित किया गया था। साल 2002 से ये पैनल सुप्रीम कोर्ट को वन और वन्य जीवन से संबंधित मुद्दों पर मॉनिटरिंग में मदद कर रहा था। केंद्र सरकार द्वारा हालिया बदलाव के बाद इसकी संरचना पर पूरा नियंत्रण अब भारत सरकार का हो गया है। नई संरचना के मुताबिक CEC में एक चेयरपर्सन, एक सचिव और 3 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। इन सभी को केंद्र सरकार के द्वारा चुना जाएगा। चेयरपर्सन के पास सरकारी प्रशासन में पर्यावरण के मुद्दों पर कम से कम 25 सालों के अनुभव की योग्यता रखी गई है। आपको बता दें कि साल 1995 में TN गोदावरम ने तमिलनाडु के नीलगिरी वनों को संरक्षित करने के लिए याचिका दायर की थी। नीलगिरी के वन गैर विधिक तरीके से इमारती लकड़ी के लिए काटे जा रहे थे। मरीन सैंड वॉच ने दुनिया के महासागरों से निकाली जा रही रेत के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। मरीन सैंड वॉच एक डेटा प्लेटफॉर्म है। इसे ग्रिड जेनेवा ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आंकड़े कलेक्ट करता है। हालांकि इससे बहुत छोटे स्तर पर होने वाली माइनिंग का पता नहीं चल पाता। जारी आंकड़ों के मुताबिक महासागरों से सालाना 6 बिलियन टन रेत निकाली जा रही है, जिससे मरीन लाइफ पर दबाव पड़ रहा है। UN की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक रेत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इस मामले में पहले नंबर पर पानी है। गौरतलब है कि रेत को कंक्रीट, असफाल्ट और कांच के निर्माण में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रेत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी यूज की जाती है। आपको बता दें कि रेत एक माइनर मिनरल है। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957 के तहत माइनर मिनरल्स पर विधिक और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है। एक्ट की धारा 15 राज्य सरकारों को माइनिंग लीज संबंधी अधिकारों की शक्ति प्रदान करती है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रही इंडियन ऑयल सार्डिन है, तितली, मछली, मधुमक्खी या फिर ऑयल रिजर्व। अगला प्रश्न है, भारत में गौड़ खनिज यानी माइनर मिनरल प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौड़ खनिज है। गौड़ खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, होराइजन यूरोप संबंधित है भारत और यूरोप के बीच कूटनीतिक संबंध से, यूरोप की भू राजनीति से, विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग से
या फिर ब्रेग्जिट के बाद यूके के साथ यूरोपियन यूनियन के राजनीतिक संबंधों से? सही जवाब है इसका विकल्प सी। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मून स्नाइपर जापान का चंद्रमा से संबंधित मिशन है। मून स्नाइपर मिशन में पिन पॉइंट लैंडिंग की विशेषता है। वर्तमान में 4 देशों के पास चंद्रमा की सतह पर उतरने का रिकॉर्ड है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प सी, यानी तीनों कथन सही हैं।